मैं तो बस अपने मंगेतर के साथ एक रोमांटिक छुट्टी चाहती थी। एक बेहतरीन शांत जगह जहां हम फिर से एक दूसरे से जुड़ सकें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि उस बेदाग घर की सबसे मामूली चीजों में छिपा होगा। ये इसी साल फरवरी की बात है, और आज तक मैं जब भी कोई दरवाजा बंद करती हूं, तो मुझे याद आता है कि गोपनीयता एक भ्रम है जिसे सुंदर पैकेजों में बेचा जाता है, और कभी-कभी जो आपको पनाह देता है वही शिकारी होता है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, पिछले 5 साल से घर से काम कर रही हूं। मेरा मंगेतर रोहन एक इंजीनियर है। हमने अपनी सगाई का जश्न मनाने के लिए शिमला जाने की ये यात्रा योजना बनाई थी। हमने एक एयरबीएनबी चुना था जिसका नाम सपनों का बसेरा था, जिसमें 98 5 सितारा समीक्षाएं और पत्रिकाओं जैसी तस्वीरें थीं। जलती हुई अंगीठी, बर्फीली घाटी का मनोरम दृश्य, गर्म पानी वाला इन्फिनिटी पूल, ये हम दोनों के लिए एकदम सही पनाहगाह लग रहा था। मैंने सबसे अच्छी जगह सुनिश्चित करने के लिए 3 महीने पहले ही बुकिंग कर ली थी। मकान मालकिन श्रीमती हेमा संदेशों पर असाधारण रूप से ध्यान देने वाली थीं। हर सवाल का जवाब बहुत बारीकी से देती थीं, लगभग किसी भी छोटी मोटी असुविधा के लिए माफी मांगती थीं, जिसे मैंने भोली भाली एक अनुकरणीय व्यावसायिकता समझ लिया। हम शुक्रवार को दोपहर के लगभग 2 बजे पहुंचे। दिन में बादल छाए हुए थे, लेकिन हवा ठंडी और ताजी थी, जो उस माहौल का वादा कर रही थी जिसकी हमें तलाश थी। घर तस्वीरों से भी ज्यादा प्रभावशाली था। सब कुछ बेदाग, बेहद चमकीला, जिसमें लैवेंडर और देवदार की एक हल्की और मनमोहक महक थी। एक अच्छी किस्म की रेड वाइन पहले से ही छोटे से कांच के वाइन सेलर में ठंडी हो रही थी। हमने अपना सामान प्रवेश हॉल में छोड़ा। मैं ओपन कॉन्सेप्ट किचन देखने चली गई और रोहन उत्साहित होकर उस अंगीठी को जलाने गया जिसे मैंने तैयार करने के लिए कहा था। वो माथे पर हल्की शिकन लिए वापस आया। अजीब है, वो बुदबुदाया। लिविंग रूम की शेल्फ पर रखी छोटी सजावटी चीजों में से एक, चीनी मिट्टी का एक छोटा घोड़ा, अपनी जगह से थोड़ा हटा हुआ था, बस जरा सा। उसने उसे ठीक कर दिया और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो चीनी मिट्टी का घोड़ा, जिसे मैंने पहले देखा भी नहीं था, इस बात का पहला संकेत बनने वाला था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत था। पहली रात के लगभग 11 बजे, जब हम फिल्म देखने के लिए सोफे पर आराम से बैठे थे, रोहन ने कसम खाकर कहा कि उसने कमरों की ओर जाने वाले गलियारे से एक आवाज सुनी है। जूतों के घिसटने की आवाज, उसने बताया, धीमी और जानबूझकर की गई। मैं टॉर्च लेकर जांच करने गई और रोहन ने वादा किया कि अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं आई तो वो मुझे ढूंढने आएगा। वहां कुछ भी नहीं था। घर की चुप्पी, जो पहले आरामदायक लग रही थी, अब घनी और बोझिल लग रही थी। हमने उस आवाज को हवा या शायद घर के पुराने ढांचे का शोर मान लिया, जो शिमला जैसी जगह पर आम बात हो सकती है। शनिवार की सुबह जब मैं कॉफी बना रही थी, मैंने कुछ अजीब देखा। किचन के काउंटर पर रखा चीनी का जार ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में इस्तेमाल किया गया हो। किनारे पर थोड़ी चीनी बिखरी हुई थी, कांच पर हल्की धुंध। मैंने पिछली रात सब कुछ सावधानी से साफ और सुखाया था, जैसा कि मैं कहीं भी ठहरने पर हमेशा करती हूँ। ये अजीब था क्योंकि वहां सिर्फ हम दोनों थे और घर में किसी और की पहुंच नहीं थी। मैंने रोहन से फुसफुसा कर कहा, जो नाश्ते की गंदगी साफ कर रहा था। उसने कंधे उचका दिए, कहा कि शायद मैं सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, या कि बाहर तेज चल रही हवा ने काउंटर पर किसी हल्की चीज से टक्कर मार दी होगी। लेकिन ये एहसास कि कुछ गलत है दोपहर में और गहरा हो गया। मैं एक किताब लेने के लिए लिविंग रूम की शेल्फ के पास गई जो मैं पढ़ना चाहती थी, और वो वहां था, चीनी मिट्टी का घोड़ा। इस बार वो सिर्फ अपनी जगह से हटा हुआ नहीं था, वो उल्टा रखा हुआ था। मेरा खून एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने रोहन की ओर देखा, जो बालकनी में खड़ा नजारे की तारीफ कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। रोहन, मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा, क्या तुमने फिर से घोड़े को छुआ? वो उलझन में मुड़ा। नहीं, क्यों? मैंने उसे कल ठीक कर दिया था। हवा और भी पतली लगने लगी। ये असंभव था कि ये उसने किया हो। तो फिर ये किसने किया होगा? एक गहरी बेचैनी मेरे अंदर घर करने लगी। मैंने खुद को संभालने के लिए बाथरूम जाने का फैसला किया। जब मैंने एक टिश्यू निकालने के लिए दराज खोली तो मेरी उंगलियों ने कुछ असामान्य महसूस किया।
एक बाल, बहुत सुनहरा और काफी छोटा। मैंने उसे देखा। मेरे बाल लंबे और काले थे, रोहन के भी। एक खामोश लेकिन चुभने वाला डर समाने लगा। ये वहम नहीं था, ये एक मौजूदगी थी। उस रात, शनिवार की रात, एक बुरे सपने में बदल गई। हमने सिहरन, दीवारों से आती अस्पष्ट आवाजों और लगातार देखे जाने के एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। सुबह के लगभग 2 बजे मैं एक शोर से जागी। ये कोई दूर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक धीमी और लयबद्ध ध्वनि थी जो हमारे बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी पर कुछ खरच रहा हो, धीरे धीरे, संयम से। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रोहन को बाह से खींचा, उसके कान में फुसफुसाई, बाहर कोई है। वो नींद में उठा, लेकिन मेरी आवाज में घबराहट ने उसे सचेत कर दिया। हम बिस्तर पर स्थिर लेटे रहे, सुनते रहे। खुरचना बंद हो गया। फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज, दरवाजे की कुंडी के खुलने की अचूक ध्वनि। ये जोर जबरदस्ती नहीं थी, ये कुछ ज्यादा सूक्ष्म, लगभग नाजुक था। दरवाजा खुलने लगा, छोटी छोटी दरारों में, गलियारे से और भी गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं जम गई थी। मैं चिल्ला नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। मैं एक आकृति की रूपरेखा देख सकती थी, जो ठीक वहीं दरवाजे के खुले हिस्से में खड़ी थी। मैं चेहरे नहीं पहचान सकती थी, बस एक पतली, स्थिर परछाई। घर की लैवेंडर और देवदार की महक की जगह एक मीठी और उबकाई लाने वाली गंध ने ले ली थी, जैसे किसी सस्ते परफ्यूम में फफूंद मिली हो। उस आकृति ने कमरे के अंदर एक कदम बढ़ाया। लकड़ी का फर्श चरमराया। एक दर्दनाक आवाज जो दमनकारी चुप्पी में गूंज उठी। परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी। मैं उसकी निगाहें हम पर महसूस कर सकती थी, एक शारीरिक बोझ जो मेरा दम घोंट रहा था। रोहन ने एड्रेनलिन के एक झटके में बेडसाइड लैंप को उस आकृति की दिशा में फेंक दिया। वो आश्चर्यजनक फुर्ती से बच गई और लैंप एक धमाके के साथ दीवार से टकराया। जिस पल वो आकृति बचने के लिए हिली, गलियारे की धीमी रोशनी ने तेजी से उसका चेहरा रोशन कर दिया। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो एक महिला थी, एक सुनहरे, छोटे बालों वाली महिला, जिसके होठों पर एक पतली और परेशान करने वाली मुस्कान थी। मैंने उसे उन तस्वीरों से पहचान लिया जो श्रीमती हेमा ने एयरबीएनबी के विज्ञापन में पोस्ट की थीं। वो तस्वीरों से थोड़ी अलग दिख रही थी, ज्यादा उम्र, आंखें ज्यादा गहरी और काली। वो खुद मकान मालकिन थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमें देखती रही। कमरे के बीच में खड़ी, दरवाजा उसके पीछे खुला था। एक धातु का टुकड़ा, पतला और चांदी जैसा, उसके हाथ में चमक रहा था। वो एक मास्टर चाबी लग रही थी। एड्रेनलिन ने मुझे ताकत दी। मैंने रोहन को बिस्तर से खींचा। हम बाथरूम के दरवाजे की ओर भागे और खुद को अंदर बंद कर लिया। कदमों के पास आने की आवाज, बाथरूम की कुंडी को खोलने की कोशिश की धीमी क्लिक, और फिर बाहर से एक धीमी, संतुष्ट हंसी। हम सुबह होने तक बाथरूम में बंद रहे, कांपते हुए, चुप्पी को सुनते हुए। हर शोर पर हमें लगता कि वो वापस आ जाएगी। जब सूरज की पहली किरणें खिड़की की दरारों से छनकर आईं, तो हमने बाहर निकलने की हिम्मत की। बेडरूम का दरवाजा पूरा खुला था। टूटा हुआ लैंप फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। हम घर से भाग निकले, अपना सामान भी नहीं लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैंने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। उसने धैर्य से सुना, नोट किया। जब मैंने अपनी बात पूरी की तो उसने एक सांस ली। मैडम, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के, बिना गवाहों के आगे बढ़ना मुश्किल है। श्रीमती हेमा की बहुत अच्छी समीक्षाएं हैं और घर उनके नाम पर पंजीकृत हैं। शायद कोई गलतफहमी हुई हो। उसने सुझाव दिया कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मैंने उस संपत्ति पर हुई अन्य घटनाओं का रिकॉर्ड देखने के लिए कहा। उसने मना कर दिया, कहा कि ये जानकारी गोपनीय है। हम पुलिस स्टेशन से बिना किसी औपचारिक शिकायत के निकल गए, बस अधिक सावधान रहने की एक अस्पष्ट सलाह के साथ। उस दोपहर, अभी भी सदमे में, हमने ऑनलाइन खोज की। हमें यात्रियों का एक छोटा सा फोरम मिला। वहां अजीब इतिहास वाले हॉलिडे होम्स पर एक विषय था। 6 महीने पहले की एक पोस्ट में शिमला में लगभग इसी तरह के अनुभव का वर्णन किया गया था। एक ऐसे घर में जो हमारा सपनों का बसेरा जैसा लग रहा था, हालांकि नाम थोड़ा अलग था। उपयोगकर्ता ने घुसपैठ,
ताले से छेड़छाड़ और एक सुनहरे बालों वाली महिला की उपस्थिति की सूचना दी थी, जो मकान मालकिन जैसी दिखती थी, लेकिन सब कुछ नकार देती थी। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। पोस्ट का अंत इस तरह हुआ, वो बस जगह बदल लेती है, विज्ञापन का नाम, फोन नंबर बदल देती है और ये जारी रखती है। लाचारी की भावना ने हमें घेर लिया। हम जानते थे कि वो बाहर होगी, शायद विज्ञापन को फिर से संपादित कर रही होगी, अगले शिकार के लिए तैयार। अब घर पर कुछ भी सुरक्षित नहीं लगता। मैं दिन में भी सभी दरवाजे और खिड़कियां डबल लॉक करती हूँ। सोने से पहले हर कोना जांचती हूँ। अगर मुझे सड़क पर कोई अजीब आवाज सुनाई देती है तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं यात्रा करने से बचती हूँ, खासकर अनजान जगहों पर। अगर जरूरी हो तो मैं मेजबान और जगह के बारे में जुनूनी रूप से शोध करती हूँ, किसी भी चेतावनी की तलाश में। किसी छोटी सजावटी वस्तु का दिखना भी मुझे कंपकपा सकता है। लैवेंडर और देवदार की महक, जो पहले मुझे आराम का एहसास कराती थी, अब मुझे उबकाई दिलाती है। हर दरवाजा जो मैं बंद करती हूँ मुझे याद दिलाता है कि गोपनीयता एक भ्रम है जिसे सुंदर पैकेजों में बेचा जाता है, और कभी-कभी जो आपको पनाह देता है वही शिकारी होता है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है या वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बाहर है और मैं फिर कभी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी।